चूँकि भारत में जो सत्ताधारी लोग थे वो अग्री जातियों के लोग थे और वे नहीं चाहते थे कि शिक्षा की रोशनी निचली जातियों तक पहुँचे। उनको ये डर था कि अगर निचली जातियों तक शिक्षा की रोशनी पहुँचेगी तो हमको जो सस्ता में मजदूर मिलता है, जो हमारी बात मान रहा है हर चीज़ में, वो हाँ जो घर में काम करने वो शायद नहीं मिलेगा। और इसलिए उन्होंने शिक्षा की रोशनी पहुँचने नहीं दी और इसका दुष्परिणाम हुआ कि चीन आज हमसे बहुत दूर निकल गया। तो मुद्दा तो ये होना चाहिए कि 10 साल के हमारे ओबीसी प्रधानमंत्री के रहते हुए भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण 72 घंटे में लागू हो गया, लेकिन ओबीसी का 27% आरक्षण आज तक देश के सारे राज्यों में पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? वही अब तो मैं सीधा कहता हूं कि जो भी सामाजिक या शैक्षणिक भेदभाव को देश में बढ़ावा दे रहा है वो राष्ट्रद्रोही है और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को रोकना चाहता है। नमस्कार, वर्णिका के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष आरंग। इस बार के चुनाव में संविधान और आरक्षण का मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा। जब बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया और उसके बाद जब बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि 400 पार इसलिए कि संविधान को बदलना है, उसके बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मुद्दे को गरमा दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, आरएसएस के मोहन भागवत और तमाम बीजेपी के नेताओं ने, एनडीए के नेताओं ने डिफेंस मोड में आकर इस नैरेटिव को ही, इस मुद्दे को ही भटकाने की पूरी कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभाओं में यह कहना शुरू किया कि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को छीनकर मुसलमानों को दे देगी और इसके बाद आरक्षण और संविधान का मुद्दा पूरे चुनाव भर चुनाव के इर्द गिर्द घूमता रहा, उसके केंद्र में रहा। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, आरक्षण पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं जितेंद्र नारायण जी। जितेंद्र नारायण जी, आरक्षण पर इनकी गहरी समझ है और इसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा भी है। तो जितेंद्र जी, सबसे पहले वर्णिका के इस मंच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस चुनाव में लगातार आरक्षण का मुद्दा उठ रहा है। संविधान के मुद्दे पर लगातार डिफेंसिव मोड में प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले मुसलमानों को दे देंगे। क्या पूरा खेल है? देखिए संतोष जी, पहला तो ये कहना है कि मुसलमानों में बचे कौन है जिन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है। अगर कर्पूरी ठाकुर के मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों के आधार पे देखें तो उस समय जो पिछड़े वर्ग जो बनाए गए थे उसमें जो दर्जी, जुल्हा, अंसारी, ये सारे मुसलमान मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों के तहत 1978 से बिहार में आरक्षण पा रहे हैं। जब मंडल कमीशन का गठन हुआ तो जिन 11 बिंदुओं के आधार पे जातियों का निर्धारण किया गया, उन 11 बिंदुओं में उनकी जो स्थिति थी, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी, उनकी जो सामाजिक स्थिति थी, इन सब बिंदुओं के आधार पे जो 11 बिंदु निर्धारित किए गए और उन मानकों के आधार पे पिछड़ों का चयन किया गया और उसमें धार्मिक आधार पे किसी तरह का भेदभाव उस समय भी नहीं किया गया। तो फिर उसमें जो दर्जी, जुल्हा, धोबी, इस तरह के जितने भी मुसलमानों में जातियां थीं जिनको उन मानकों के आधार पे पिछड़ी आई, उनको आरक्षण मंडल कमीशन के द्वारा भी दिया गया। बचे हुए मुसलमान जो सैयद पठान शेख थे, जब मोदी जी ने 72 घंटे में ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया तो उसमें आ गए। तो मुसलमान तो ऑलरेडी आरक्षण में हैं ही, तो इसमें फिर किसी की छीन करके देने की बात ही कहाँ उठती है। अच्छा, मंडल कमीशन की जो सिफारिशें लागू हुई तो उस समय ओबीसी की लिस्ट बनी होगी। उस ओबीसी की लिस्ट में जो बनी तो उसका आधार क्या रखा गया था? देखिए 11 बिंदु उसमें बनाए गए थे। सामाजिक आधार पे, शैक्षणिक आधार पे, पिछड़ेपन के जो आधार थे वो मुख्य रूप से थे। मतलब धार्मिक आधार पे धार्मिक आधार पे कुछ था ही नहीं, क्योंकि समाज आपको आर्थिक और धार्मिक आधार पे आरक्षण की बात करता ही नहीं है। शैक्षणिक और सामाजिक आधार पे उसमें भी चूँकि आपका इतिहास गवाह है कि पिछड़ों को इसलिए नहीं पिछड़े हैं कि वो मेहनत कश नहीं थे, दिमागी रूप से मेरिट प्रतिभावान नहीं थे, बल्कि उनको पढ़ने लिखने से रोका गया है।
जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत सारे हाई स्कूल होते थे। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी जब शिक्षा, उनकी अंग्रेज़ी शिक्षा भी लागू हुई, उसके पहले का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए किसके साथ भेदभाव हुआ अब हम मिथकों के आधार पर ले सकते हैं, क्लब की कहानी ले सकते हैं। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने स्कूल खोले तो उसमें पेशा कास्ट, अगर कोई काश्तकारी लगता था, कृषि लिखता था, तो उसका स्कूल में एडमिशन नहीं होता था। अंग्रेज़ों के ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी जब खेती पेशा करने, और इसके वजह से कुशवाहा, पशुपालक जाति, यादव, इन लोगों को स्कूलों में एडमिशन नहीं होता था। तो स्वाभाविक है कि आप भेदभाव किए हैं, इसलिए ये पिछड़े हैं। अच्छा, दलित समाज, आदिवासी समाज की तो और स्थिति खराब और रही। स्थिति खराब थी, उनको तो और भी पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो चूँकि हमारा इतिहास गवाह है, ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद हैं कि इन जातियों के साथ सामाजिक स्तर पे, शैक्षणिक स्तर पे भेदभाव किया गया। इसी भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से संविधान सभा के लोगों ने, संविधान निर्माताओं ने यह प्रोविज़न रखा कि जिन जातियों के साथ सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर भेदभाव हुए हैं, उनको समानता की स्थिति में लाने के लिए, चूँकि राष्ट्र निर्माण का जब हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य था, तो राष्ट्र लोगों से बनता है, और जब एक भी किसी राष्ट्र का एक भी जाति, एक भी व्यक्ति अगर कमज़ोर होगा तो राष्ट्र निश्चित रूप से कमज़ोर होगा। तो राष्ट्र की मजबूती देने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, ताकि हमारा राष्ट्र एक मजबूत राष्ट्र बने, दुनिया का एक बेहतर राष्ट्र बने, हमारे लोग एक बेहतर नागरिक बने। इसके लिए आरक्षण का प्रोविज़न किया गया था। और इसीलिए कालेलकर आयोग से लेकर के बिहार में जो मुंगेरी लाल आयोग हुआ, फिर आपको नहीं, इंदिरा साहनी बनाम तो केस था, वो जो मंडल कमीशन के खिलाफ इंदिरा साहनी ने मुकदमा दायर किया था। और दुर्भाग्य है कि उसके जो इंदिरा साहनी की ओर से लड़ने वाले वकील जो वेणुगोपालन थे, हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पिछड़ों के जो हमारे नेता हैं, हम भी मानते हैं कि हमारे नेता हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने अपने कार्यकाल में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, जिन्होंने मंडल कमीशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अच्छा, तो ये जो संविधान में धर्म के आधार पर कोई चर्चा नहीं है, लेकिन अब अगर हम बात करें EWS की, EWS में जो अपर कास्ट मुस्लिम हैं, वे भी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। जब मोदी जी कहते हैं कि संविधान में कहीं भी नहीं धर्म के आधार पर, तो आर्थिक आधार पर क्या संविधान में ऐसा लिखा गया है कि किसी को आर्थिक आधार पे या गरीबी दूर करने के लिए जो EWS दिया गया, वो भी तो आरक्षण, EWS आरक्षण का जिक्र उसमें नहीं किया गया संविधान में? तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल आर्थिक आधार पे अगर आरक्षण, पहला तो इसके आर्थिक आधार पे इस देश में भेदभाव होते हैं, इसके कोई उदाहरण नहीं है। आज भी अगर आप देखेंगे तो आर्थिक आधार पे किसी तरह का, आज भी जातियों के आधार पे घर नहीं मिलते हैं। अगर कोई ये बतावे कि चमार जाति से हैं तो सात जाति से हैं तो उसको हर जगह घर मिल जाए, ये निश्चित नहीं है। किराए के लिए भी मकान नहीं मिल पाता है। ज़मीन खरीदने की बात होती है तो भी आप देखेंगे कि कई मोहल्ले, कई आज जिसको कि श्रीमती गांधी ने कहा था कि शहरीकरण होगा तो जातीय और धार्मिक कट्टरता दूर होंगी, लेकिन हम तो उल्टा देख रहे हैं कि शहरों में भी ऐसी कॉलोनियाँ बस रही हैं जहाँ किसी खास जाति के लोग ही बसाए जाते हैं, कि वहाँ पे अन्य पिछड़ी जातियों, दलितों जातियों के को ज़मीन नहीं दी जाती है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी आया था कि हैदराबाद में एक ब्राह्मण सोसाइटी ही बना, ब्राह्मण कॉलोनी ही बसाई जा रही है। तो आर्थिक आधार पे तो वहाँ कोई भेदभाव का बात नहीं है। ब्राह्मण में भी गरीब ब्राह्मण को वहाँ नहीं मिलेगा, अमीर ब्राह्मण को ही मिलेगा, इस तरह का तो कोई भेदभाव का उदाहरण हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जातियों के आधार पे भेदभाव आज भी है। और आप देख रहे हैं कि EWS आरक्षण लागू होने के बाद, जबकि उसके कट ऑफ मार्क्स रिटेन के कम होते हैं OBC और SC के, लेकिन वहाँ कोई नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता है। लेकिन OBC में और SC में नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट हो जाते हैं, जबकि रिटेन में नंबर उनके EWS आरक्षण वालों से ज़्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी वो जातीय आधार पर तो भेदभाव है। तो जब तक अगर सचमुच में अगर हम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हमको शैक्षणिक आधार पे और सामाजिक आधार पे ही आरक्षण को और बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तभी हम दुनिया के जो विकसित राष्ट्र हैं, जो विकसित राष्ट्र बन चुके हैं, चाहे जो विकासशील राष्ट्र भी हैं, उनके साथ सचमुच में कम्पीट करेंगे। विकसित राष्ट्र की बात कही, हम उस पर आएंगे। लेकिन जब हम किसी मोहल्ले में या कहीं भी किसी शहर में जब
जाते हैं मकान खोजने तो कोई भी मकान मालिक ये नहीं पूछता है कि आप गरीब हैं कि अमीर हैं, ये ज़रूर पूछता है आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, दलित हैं कि अपर हैं, कास्ट है। तो ये बिल्कुल आपकी बात में दम है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक और शब्द आता है सर सुल्कन शब्द, ये अक्सर जो अपर कास्ट के लोग हैं वो बोलते हैं अरे वो सर सुल्कन है, सर सुल्कन है। किसी अपर कास्ट के बारे में किसी को सर सुल्कन शब्द, तो ये जो भेदभाव है आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं है, ये जाति के आधार पर है। इसलिए जाति के आधार पर या जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण की व्यवस्था की गई। विकसित राष्ट्र के बारे में आगे आते हैं। बंच ऑफ थॉट, संघ विचारक गोलवलकर की किताब है, उनके विचारों की एक समझिए कि गुलदस्ता है। उसमें आरक्षण को लेकर के भी कहा गया है कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से कमज़ोर को नहीं बल्कि आर्थिक रूप से कमज़ोर को। तो ये जो 72 घंटे में आपने बात कही कि ईडब्ल्यूएस दे दिया गया जिसके लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ, कोई आयोग नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई विमर्श नहीं, तक नहीं जुटाए गए। देखिए, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पहले जो नेशनल सैंपल कलेक्शन है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता है, उन सारे जगहों से आंकड़े इकट्ठे किए गए। हालांकि उसी के बाद मामले उठे कि जाति जनगणना कराई जानी चाहिए जिससे सही आंकड़े मिल सके। लेकिन जो लोग आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं, जाति जनगणना से भागते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में चोर है। वो लोग कहते हैं, अगर भारत के बारे में लोग कहते हैं कि जाति गरीबी देख के नहीं आती है, लेकिन सच्चाई भारत की है कि कुछ ही जातियाँ गरीब क्यों हैं, कुछ ही जातियाँ अमीर क्यों हैं। आप अगर देखें तो इसके पीछे जो सामाजिक भेदभाव है, किस तरह का भेदभाव हुआ और उस भेदभाव ने किस तरह का आर्थिक प्रभाव डाला है। एक बहुत बड़े, अभी नाम तो मैं नहीं भूल रहा हूँ, लेकिन अमेरिका के एक आर्थिक मसलों के पत्रकार, उन्होंने कहा है कि जब तक आप सामाजिक क्रांति नहीं करेंगे तब तक आर्थिक क्रांति नहीं होगी। अमेरिका में भी सामाजिक क्रांति हुई है, तब जाके वहाँ आर्थिक क्रांति हुई है और दुनिया का वो आज सबसे बड़ा विकसित राष्ट्र है। अभी जैसे एक रघुराम राजन की किताब आई है, ये ब्रेकिंग द मोल्ड, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि चीन हमसे क्यों आगे हुआ। जिस दौर में चीन कम्युनिस्टों के हाथ में आया 1949 में, हम 1947 में आज़ाद हुए, एक साथ चले, और उस समय चीन का जीडीपी भारत से कम था, लेकिन चीन ने सार्वजनिक शिक्षा पे मतलब कोई भेदभाव नहीं किया और सबको शिक्षा दी। लेकिन रघुराम राजन ने लिखा, मैं नहीं कह रहा हूँ, रघुराम राजन ने ब्रेकिंग द मोल्ड किताब में लिखा है, चूँकि भारत में जो सत्ताधारी लोग थे वो अग्रणी जातियों के लोग थे और वे नहीं चाहते थे कि शिक्षा की रोशनी निचली जातियों तक पहुँचे। उनको ये डर था कि अगर निचली जातियों तक शिक्षा की रोशनी पहुँचेगी तो हमको जो सस्ता में मजदूर मिलता है, जो हमारी बात मान रहा है हर चीज़ में, वो हाँ जो घर में काम करने वो शायद नहीं मिलेगा, और इसलिए उन्होंने शिक्षा की रोशनी पहुंचने नहीं दी। और इसका दुष्परिणाम हुआ कि चीन आज हमसे बहुत दूर निकल गया। आप तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन जो दूसरी अर्थव्यवस्था चीन है उससे कितना दूर होगा तीसरी अर्थव्यवस्था, इसका आपने कभी देखा मूल्यांकन? आप $5 ट्रिलियन की बात करते हैं, चीन $12 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, और जब आप 5 तक पहुंचेंगे तब तक वो कहाँ तक पहुंचेगा आप सोचिए। इसलिए केवल ये कहना कि तीसरी बन गए, चौथी बन गए, अरे भाई बड़ा परिवार हैं तो आप तो स्वाभाविक है कि बड़ा इकोनॉमिक बनेगा, लेकिन आप वास्तव में हैं कहाँ? प्रति व्यक्ति इनकम क्या है? प्रति व्यक्ति मानव उस विकास सूचकांक के मामले में कहाँ है? आज तमिलनाडु जो है आपको मानव विकास सूचकांक में भारत का नंबर 1 राज्य है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ सामाजिक स्तर पर भेदभाव सबसे पहले दूर किया गया है। ओबीसी आरक्षण के लिए जो क्रीमी लेयर तय किया गया, जो उसकी सीमा तय की गई, और जो ईडब्ल्यूएस सवर्ण आरक्षण की जो सीमा तय की गई, दोनों बराबर 8 लाख की है। तो ईडब्ल्यूएस में जो उसकी सीमा है क्रीमी लेयर की 8 लाख, यानी 8 लाख से कम जिसकी आमदनी है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, गरीब है, तो गरीबी के आधार पर दे दिया, ठीक है। ओबीसी में भी क्रीमी लेयर बाद में मुझे लगता है कि वो लाया गया है मंडल सिफारिश के बाद, ये आप बताएंगे, मैं सवाल पूरा कर दूं। तो जब 8 लाख की सीमा क्रीमी लेयर की तय करते हैं तो 8 लाख से नीचे वालों को आरक्षण का लाभ मिलता है, ओबीसी को 8 लाख से ऊपर वालों को लाभ नहीं मिलता है। तो जो दोनों का एक ही क्राइटेरिया है, और एक को आर्थिक आधार पे कह रहे हैं हम दे रहे हैं, और दूसरे को कह रहे हैं कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमज़ोर को दे रहे हैं, लेकिन वहाँ भी तो दिख रहा है कि नहीं दोनों का क्राइटेरिया एक है, तो उसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए, पहला तो मैं क्रीमी लेयर पे थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ ऐतिहासिक उसके पीछे क्या है कारण कि एम.एच. कारिया उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और 9 सदस्यीय खंडपीठ ने मंडल कमीशन की सिफारिशों पे सुनवाई की थी इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस में। तो उसमें मधुलिमय भी एक पार्टी बन गए थे, है ना। और ये क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट था वो मधुलिमय साहब का था, है ना, जो मतलब समाजवादी। हाँ, समाजवादी नेता जिसके चलते बहुत सारे जो उस समय सामाजिक न्याय के जो लड़ाई लड़ने वाले थे, हालांकि उनका कहना था कि मधुलिमय साहब ने गलत ढंग से मतलब डाइवर्ट कर दिया है इस मंडल कमीशन की सिफारिशों को, और उन्होंने ये मतलब हालांकि उन्होंने इस मंडल कमीशन को लागू किए जाने के पक्ष में तर्क दिया, और उस तर्क को देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें लेकिन ये ध्यान रखा जाए कि इसमें जो इसका फ़ायदा जो है वो पिछड़ी जातियों के क्रीमी लेयर लोग, ऊंचे तबके जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं वो ना उठा पाए। तो इसी के लेकर के उसमें एम.एच. कानिया का मैंने पढ़ा भी था कहीं उस ज़माने में जब लेख आया था, तो जो 9 सदस्यीय खंडपीठ में 5-4 के बहुमत से निर्णय हुआ था, सर्वमत से निर्णय नहीं हुआ था। और एम.एच. कानिया का कहीं मैंने पढ़ा भी था कि उन्होंने अंतिम रात में मधुलिमय को ही पढ़ने के बाद उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदला, है ना, वरना वो भी उनका कहना था कि मैं भी सिफारिश लागू किए जाने के खिलाफ ही था। लेकिन उन्होंने जब उनका खुद का कहना था कि मधुलिमय को जब मैंने पढ़ा तो कहा कि नहीं, आरक्षण लागू होना चाहिए, और 5-4 से बहुमत में निर्णय हुआ। उसके बाद उस समय कल्याण मंत्री सीताराम केसरी थे। सीताराम केसरी की भूमिका को भी मंडल कमीशन में उतनी चर्चा नहीं की जाती है जितना कि की जानी चाहिए। कल्याण मंत्री के रूप में सीताराम केसरी बिहार के ही पिछड़ी जाति से ही थे, कलवाड़ जाति से थे, और उन्होंने ये जरूर किया कि जैसे ही मतलब मंडल कमीशन कोर्ट से ओके हुआ कि उन्होंने सरकारी स्तर पे एक क्रीमी लेयर के लिए कमेटी गठित कराई और तुरंत में वो लागू हुआ। तो निश्चित रूप से कहीं क्रीमी लेयर लगा करके तो फिर वो वही बात हो गई कि जो शैक्षणिक और आर्थिक का तो मसला था नहीं हुआ, इसलिए क्रीमी लेयर होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन जब क्रीमी लेयर लगा दिए, ओबीसी के लिए लगा दिए, तो फिर जो ऑलरेडी जो सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक रूप से अग्रे हैं उनमें कोई बचा ही कहाँ, कोई तो बचना नहीं चाहिए। लेकिन वहाँ भी आपने एक 8 लाख का लगा करके और वहाँ जो 8 लाख लगाए हैं वहाँ का डिफिनीसन और यहाँ का डिफिनीसन में अभी भी कन्फ्यूजन है। अभी भी हमारे ओबीसी के लोग जो हैं, ये 8 लाख का इतना कन्फ्यूजिंग क्राइटेरिया है कि इसके वजह से जो जेन्युइन लोग हैं वो भी छूट जा रहे हैं, और वहाँ सब कोई ले रहा है, वहाँ कोई छूट नहीं रहा है। आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उसमें 8 लाख के बाद क्या है कि जिसके ऑन रिकॉर्ड इनकम है, जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं या सरकारी नौकरी में, उनको छोड़ के बाकी सब ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फर्जीवाड़ा तो है ही। वो ठीक है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को कहा गया कि आर्थिक रूप से कमज़ोर, लेकिन अगर उस पर रिसर्च किया जाए तो पता चलेगा कि वो 8 लाख से ऊपर वाले सैकड़ों लोगों ने वो उसका लाभ लिया। बिल्कुल, मतलब अभी अभय दुबे ने ही कहा, अभय दुबे ने ही अपने अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू में कहा है कि मैं एक व्यक्ति दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एक ईडब्ल्यूएस आरक्षण के आधार पे प्राध्यापक बना है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लायक नहीं है। मैं बहुत दिनों से उसको जानता हूँ, लेकिन वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण में आया है। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण तो अपने आप में फर्जीवाड़ा है। दूसरा चीज़ कि धर्म के आधार पे उसमें ऑलरेडी इंक्लूजन है ईडब्ल्यूएस में। ऐसा नहीं है कि आपने उसमें केवल हिंदुओं को दिया है या नन हिंदुओं को नहीं दिया, उसमें मुसलमान, हाँ, अपर कास्ट को दिया है, और हिंदू मुसलमान सारे अपर कास्ट उसमें शामिल हैं। इसलिए ये पहला चीज़ तो कोई भी अगर जननेता, कोई भी नेता अगर ये कहते हैं कि धार्मिक आधार पे आरक्षण लागू किया जाएगा या किया माने या कोई कर देगा, तो ये तो ऑलरेडी लागू है इस देश में। जो मुसलमान की मैक्सिमम अधिकतर जातियाँ ओबीसी आरक्षण के तहत हैं, बाकी जातियाँ ईडब्ल्यूएस आरक्षण के हैं, इसलिए मुसलमान में कोई बचा ही नहीं है जो आरक्षण जिसको नहीं दिया गया है। सारे आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए अब किसको छीना जाना है, किसको देना जाना है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मध्य प्रदेश में अभी तक मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होने के बाद भी मध्य प्रदेश में लंबे समय से बीजेपी का शासन रहा है। इसके बावजूद ओबीसी को वहाँ सिर्फ 14% आरक्षण अब भी मिल रहा है, और कुछ पर जैसे कुछ जो संवर्ग की नौकरी है उसमें अभी कोर्ट में मामला चल रहा है। तो सरकार इतने दिनों से है तो वहाँ तो दे देना चाहिए 27%। वहाँ का क्या मसला है? दूसरा, गुजरात को अगर लें,
तो गुजरात में इतने लंबे समय से शासन है, 2 दशक से अधिक समय से बीजेपी का शासन है, वहाँ के सीएम भी रहे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। इसके बावजूद अब भी वहाँ की लिस्ट में, ओबीसी की लिस्ट में जो मुस्लिम आबादी है वो है, तो हटा देना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है संतोष जी, आपने जो ध्यान दिलाया कि मुद्दा तो ये होना चाहिए कि आज भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, बंगाल, यहाँ पे पूरी तरह ओबीसी आरक्षण लागू नहीं हो पाया है। तो मुद्दा तो ये होना चाहिए कि 10 साल के हमारे ओबीसी प्रधानमंत्री के रहते हुए भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण 72 घंटे में लागू हो गया, लेकिन ओबीसी का 27% आरक्षण आज तक देश के सारे राज्यों में पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? और आज जो है ही नहीं, जो ऑलरेडी है, जो उसका डर दिखाया जा रहा है, जो मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो पिछड़ी जातियों को तो ये बताया जाना चाहिए, या पिछड़ी जाति के अगर हमारे नेता हैं, कोई भी किसी भी दल से जुड़े हुए हो, तो उनको तो इस बात के लिए मुखर होना चाहिए कि हमारे जिन राज्यों में हमारे पिछड़ी जाति भाइयों को आज भी उनका समुचित हक नहीं मिला है, उनको हक कैसे दिलाया जाए। लड़ाई का बिंदु अब ये होना चाहिए था। अच्छा, 10% कहते हैं कि अपर कास्ट, लगभग अगर बिहार को सामने रखें तो पूरे देश की आबादी का जो 10% या 15% होगा अपर कास्ट, जिसमें इंक्लूडिंग मुस्लिम, तो 10% को 10% आरक्षण मिल गया। उसके बाद जो ओपन जो कैटेगरी है उसमें जाते हैं, तो फिर जो बाकी 85% आबादी है उसको कितना मिल रहा है? और एक तरफ जब हमारे नेता कहते हैं कि नहीं, अरे ओबीसी का, SC ST का आरक्षण तो वो खा रहा है, या दे देगा मुसलमानों को, दे दिया, जो कर्नाटक या आंध्रा की बात कर रहे हैं 4% वगैरह की। लेकिन अगर पूरा देखें तो हमारा आरक्षण जो 85% है, उसका आरक्षण तो 10% वाला अपर कास्ट खा रहा है। नहीं, बिल्कुल मतलब एक तरह से आज भी पिछड़ी जातियों के साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव इस देश में है। दलितों के लिए भी लगभग उनकी आबादी से, उस समय जो आबादी थी उनके अनुसार उनको आरक्षण मिला, लेकिन उस समय संविधान जब इंदिरा साहनी, मतलब उसके पहले भी आरक्षण पे चूंकि 50% का कैप लगा हुआ था, इसलिए मंडल कमीशन ने भी 27% से ज़्यादा का नहीं बढ़ाया। इस कैप को तो तोड़ दिया मोदी सरकार। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जब उस कैप को तोड़ दिया, वो भी सिर्फ अपर कास्ट वोटर्स को वो करने के लिए, मतलब ओबीसी के लिए कहाँ किया? हाँ, तो निश्चित रूप से अब ओबीसी का हक मिलना चाहिए। और आज मुख्य जो बिंदु है, जो हमारा जो मतलब बुझिए कि ज्वलंत मुद्दा ये है कि ओबीसी का हक कैसे मिले। आज भी प्रधानमंत्री इस बात की नहीं चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ओबीसी का हक कैसे मिले, ओबीसी का हक है, अरे मिला ही नहीं है तो छीनेगा कौन। अच्छा, यह ईडब्ल्यूएस आरक्षण अपर कास्ट के लिए किया गया, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि ईडब्ल्यूएस का जो दायरा है वो बढ़ाएंगे और सभी इंक्लूडिंग SC ST OBC सब के लिए ओपन करेंगे। तो ये तो एक क्रांतिकारी कदम है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग हैं उनको मोदी सरकार ने सिर्फ सवर्णों को दिया, लेकिन कांग्रेस तो SC ST OBC को भी देने की बात कर रही है, तो वो तो क्रांतिकारी कदम है। बिल्कुल, इस मामले में अगर ओबीसी के हक को देने की कोई भी व्यक्ति या कोई दल या कोई नेता बात करता है, तो निश्चित रूप से ओबीसी के मतलब हकों की सुरक्षा की बात कर रहा है। ओबीसी का हकों की सुरक्षा क्या कहिए, मतलब जो हक से वंचित किया गया वो हक देने की बात कर रहा है। तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते हैं कि SC ST OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि नहीं, हम ईडब्ल्यूएस आरक्षण का दायरा बढ़ाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ये किसी मन से बोलें कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में हम SC ST OBC को भी शामिल करेंगे। अगर ऐसा नहीं कहते हैं तो उनका कहना कि हम आरक्षण जो छीन लेगा, हम मरते दम तक कोई छीन नहीं सकता। ये सब बेकार की बातें हैं। अब हम अगला सवाल ये है मेरे पास कि विकसित भारत की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, उसके मुखिया कर रहे हैं कि 2047 तक हमारा देश विकसित बन जाएगा। तो विकसित क्या कुछ चंद जातियों के सत्ता, संसाधन, नौकरियों में कब्जा किए जाने से? जो गटर साफ कर रहा है वो गटर साफ करता रहे, जो लकड़ी का काम कर रहा है लकड़ी का काम करता रहे, स्किल इंडिया और बाकी चीज़ों के जरिए। इससे क्या विकसित भारत बनेगा? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। विकसित भारत एक नारा है, इसका कोई रोड मैप नहीं है अभी तक।
हम लोगों ने कोई देखा नहीं है। मुफ्त अनाज दे देने से, फिर आपको सिलेंडर दे देने से और शौचालय दे देने से विकसित राष्ट्र बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं है। जब तक आप उसको अपने पैरों पे खड़ा नहीं करेंगे, जो समाज के जो बिल्कुल हाशिए के तबके के लोग हैं, वो जब तक खुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं होंगे, उनका स्वास्थ्य सेवा बेहतर नहीं होगा, उनके शैक्षणिक स्तर बेहतर नहीं होगा, तब तक अभी जिस देश में आज भी हमारे खून की कमी के कारण लोग त्रस्त हैं, एनीमिया के कारण हमारे बच्चे, अभी गुजरात का ही जो आंकड़े आए हैं कि वहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे एनीमिया से ग्रस्त हैं। तो इस तरह से कैसे कोई विकसित भारत नारा देने से तो नहीं बन जाएगा ना। अब जैसे किसी ज़माने में गरीबी हटाओ का नारा दे दिया गया, लेकिन गरीबी हटाने का रोड मैप क्या होना चाहिए? जब तक जो बिल्कुल जो भेदभाव है, पहला तो है कि शैक्षणिक और सामाजिक आधार पे जो भेदभाव है उसको ख़त्म करने के लिए रोड मैप होना चाहिए। उसको आपको बिल्कुल कड़ाई से पालन करना होगा, कड़ाई से ख़त्म करना होगा। आखिर ऊंचे स्तर पे जा कर के वहाँ पे नॉट फाउंड सुटेबल, वहाँ भेदभाव हो रहा है, और आपके आंखों नीचे तले दिल्ली यूनिवर्सिटी में भेदभाव हो रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भेदभाव हो रहा है, और आप उसके खिलाफ तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। जो इस तरह का नॉट फाउंड सुटेबल जो लिखते हैं उनके खिलाफ, सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट के लिए ही, ओबीसी के लिए ही लिखा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्रद्रोही। अब तो मैं सीधा कहता हूँ कि जो भी सामाजिक या शैक्षणिक भेदभाव को देश में बढ़ावा दे रहा है वो राष्ट्रद्रोही है, वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को रोकना चाहता है। राष्ट्र को बेहतर बनाने, सचमुच में विकसित भारत बनाने के रास्ते में वो सबसे बड़ा रोड़ा है वो। अच्छा जितेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो नॉट फाउंड सुटेबल के ज़रिए जो बीजेपी ये ओबीसी है कैंडिडेट, उसको बाहर कर दिया जाता है कंपटीशन से या नौकरी से। लैटरल एंट्री है, लैटरल एंट्री के ज़रिए सिर्फ सवर्णों को मौका दिया जा रहा है, आईएएस तक बनाया जा रहा है। उसमें एससी एसटी ओबीसी के प्रोफेशनल्स को नहीं लिया जा रहा है। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के जरिए प्रोफेसर बन रहे हैं, उसमें अपर कास्ट के सारे बन रहे हैं। लगातार सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उसको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जो नौकरियां दी जा रही हैं, तो आरक्षण तो इधर पिछले 10 साल में एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म धीरे धीरे किया जा रहा है। जब प्राइवेट होगा, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है नहीं ओबीसी का। इसको व्यापक दृष्टिकोण से लीजिए संतोष जी, एक तरह से आरक्षण ही नहीं खत्म किया जा रहा है, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है। आप जो सामाजिक और शैक्षणिक जो भेदभाव था उसको दूर करने के आपके पास, ठीक है आरक्षण एकमात्र उपाय नहीं हो सकता, लेकिन आपके पास कोई वैकल्पिक साधन तो होना चाहिए था ना। लेकिन आप वो साधन हो नहीं रहे, और एक जो टूल्स था उसको भी आप खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं विकसित भारत का नारा दे करके आप कहीं ना कहीं राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा खड़ा कर दिए हैं। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़ कि विकसित भारत बनाना है, आखिर किन लोगों को लेकर के बनाना है? ये 80 करोड़ या 90 करोड़ जो देश की जनता है उनको बिल्कुल अलग रख कर के एक विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते हैं। राष्ट्र का मतलब लोग होता है, पहले ये समझना पड़ेगा। एक एक लोग को सशक्त करना पड़ेगा, एक एक नागरिक को मजबूत करें। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा आपको। लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने में रेलवे में 3 लाख वैकेंसी निकाली गई, तो उस समय लोगों ने कहा, उस समय अधिकारियों ने कहा कि सर इतने योग्य लोग कहाँ से मिलेंगे? तो लाल बहादुर शास्त्री का जवाब था कि योग्य लोग बनाना किसका काम है? सरकार का काम है। और हम अगर हम योग्य बनाने के लिए हम कैसे योग्य बनाएंगे? जब लोगों के पास पैसा जाएगा तभी ना लोग योग्य बनेंगे। तो योग्य बनाना, एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो नागरिकों को बेहतर बनाना किसका काम है? सरकार का काम है। तो इसलिए आरक्षण खत्म करना केवल ओबीसी एससी को के हक को नहीं मार रहे हैं, बल्कि आप एक भारत को राष्ट्र बनाने के रास्ते में, एक मजबूत राष्ट्र बनाने के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा अटका रहे हैं। इसलिए आरक्षण विरोधी, केवल आरक्षण विरोधी मत कहिए, वो राष्ट्र विरोधी लोग हैं। वो राष्ट्र बनना नहीं देना चाहते हैं। केवल भारत को भौगोलिक सीमाओं से बांध देने से राष्ट्र नहीं बनेगा। आप याद कीजिए संतोष जी, कहा भी जाता है कि भले ही आप उस समय के हमारे आज़ादी के नायकों को आप जितना गाली दे दीजिए, चाहे आज़ादी के बाद जो भारत निर्माण जिन लोगों ने किया उनको जितना भी आप कुछ बुरा भला कह लीजिए, लेकिन कम से कम इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि यही सब उपाय थे, जो रास्ते थे, जो सब विभिन्न आरक्षण या इस तरह के उपाय थे जिनसे आज भारत एक राष्ट्र के रूप में बना हुआ है। वरना भारत जिस समय आज़ाद हुआ, भारत एक राष्ट्र के रूप में उदय हुआ, उस समय के बाकी राष्ट्रों का देखिए, यूगोस्लाविया कितने टुकड़ों में बढ़ चुका है। सोवियत संघ आज कितने टुकड़ों में बढ़ चुका है।
तो राष्ट्र की एकता के लिए भी समाजवाद और ये धर्मनिरपेक्षता, मैं लिखता हूँ, कई बार लिखता हूँ कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की नीति को जिस दिन ये भारत छोड़ देगा, हो सकता है कि भारत ना रहे। जो आरक्षण की बात कही जा रही है कि SC ST OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, इस बात को आप कैसे देखिए, पहला तो है कि आरक्षण छीनेंगे कैसे आप? ऑलरेडी मुस्लिम आरक्षण है। दूसरा चीज़ है कि आरक्षण ओबीसी को आपने पूरा दिया ही कहाँ है जो छीनेंगे? अभी तो पूरा देने की बात कीजिए, छीनने की बात करना ही बेकार है। आप मध्य प्रदेश में कैसे 27% आरक्षण कम से कम देंगे? या आबादी के अनुसार पिछड़ी जाति 50 से 52% ये OBC है वहाँ MP में। ओबीसी है, 52% ओबीसी है, तो कैसे 52% आरक्षण दिया जाए? कैसे आरक्षण जो पूरी आबादी, जितनी आबादी पिछड़ों की है वहाँ तक कैसे आरक्षण दिया, इसकी बात करिए और तब ये अपील करेगा लोगों में। लेकिन आरक्षण छीनने की मुसलमानों को दे दिया, तो मुसलमान तो सब सारे मुसलमान, अपर कास्ट को आपने EWS में आरक्षण दे दिया, बाकी ओबीसी में आरक्षण है ही, तो मुसलमान में बचे कौन है? तो ये थे जितेंद्र नारायण जी। इन्होंने विस्तार से आरक्षण के तमाम पहलुओं को उठाया है और जो लगातार ये कहा जा रहा है कि SC ST OBC का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, इस झांसे में आप मत आइए। आरक्षण के पूरे विमर्श को एक साथ लाइए और उस पर विचार करिए, सोचिए कि आरक्षण आखिर छीन कौन रहा है। जो प्राइवेट सेक्टर में कहीं आरक्षण है नहीं और सभी सरकारी पिछले 10 साल में नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। लैटरल एंट्री, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस से लेकर तमाम जो फैसले लिए जा रहे हैं वो SC ST OBC के खिलाफ जा रहे हैं। और EWS आरक्षण जो सवर्णों को दिया जा रहा है बिना आंदोलन किए 72 घंटे में ये संविधान में संशोधन करके दे दिया गया, ये क्या OBC की हकमारी नहीं है? क्या SC ST OBC की हकमारी नहीं है? इस पर विचार ज़रूर करिएगा। तो इस अंक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।